जी नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नरेश कुमार मीना फ्रॉम जीपीसी धौलपुर एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन। सब्जेक्ट कोड है EL206 एंड सब्जेक्ट नेम है वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए। दोस्तों हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर। ये थर्ड लेक्चर है और इसके अंदर वेव प्रोपोगेशन के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया गया है अलग अलग बैंड्स में, एंड उनमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज इंक्लूड की है तथा उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी बैंड्स को इस तरीके से बांटा गया। दोस्तों देखिए, उन्होंने सबसे पहले जैसे बैंड में यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे सबसे फर्स्ट नंबर है ELF, जैसे एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी का रेंज रखा है 3 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज। सेकंड पे है सुपर लो फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज टू 300 हर्ट्ज, एंड देन है अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज। दोस्तों ELF, SLF एंड ULF ये तीनों बैंड एक्चुअली वेरी लो फ्रीक्वेंसी से भी कम है, और इनका जो वेवलेंथ होता है दैट इज़ वेरी वेरी हाई, है ना, दैट इज़ इन अराउंड 10,000 किलोमीटर और मोर देन दैट, अराउंड लाइक दैट। सो आप जानते हो कि किसी भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को रेडिएट करने के लिए हमारे पास जो एंटीना है दैट शुड बी एटलीस्ट λ/4। सो अगर आपका जो लैम्डा है वो वेरी वेरी हाई है, ठीक है, तो उसके लिए λ/4 लेंथ का एंटीना बनाना दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो इसलिए हमें इनके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में एक्चुअली इन फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इनका जो उपयोग होता है एक्चुअली कम्युनिकेशन विद सबमरीन्स, चूँकि ये जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी एंड सुपर लो फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी दे आर कैपेबल कैपेबल इन पेनिट्रेटिंग द वाटर ऑल्सो। ये पानी के अंदर भी ट्रेवल कर सकते हैं ये इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स एक्चुअली। सो इनका जो उपयोग है सबमरीन्स के कम्युनिकेशन में किया जाता है। उसके बाद आपका BLF दैट इज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से लेके 30 किलो हर्ट्ज। ठीक है, देन लो फ्रीक्वेंसी दिस इज़ 30 किलो हर्ट्ज टू 300 किलो हर्ट्ज, एंड देन मीडियम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज। यहाँ पे किलो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों। किलो का मतलब है 10⁻3, ठीक है, जहाँ किलो लिखा हुआ है जैसे 300 किलो हर्ट्ज, मैंने मीडियम फ्रीक्वेंसी को लिखा है 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज, तो 300 किलो हर्ट्ज का मतलब है 300 गुणा 10⁻3 हर्ट्ज। ओके, इसी तरीके से मेगा हर्ट्ज जहाँ लिखा है कैपिटल M, मेगा हर्ट्ज का मतलब है, मेगा का मतलब होता है 10⁻6। ठीक है, तो 3 मेगा हर्ट्ज अगर मैंने लिखा है इसका मतलब है 3 गुणा 10⁻6 हर्ट्ज। ओके, सो कन्फ्यूज़ ना हो दोस्तों। सो देखिए, जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी की जो EM वेव्स हैं दैट आर बीइंग यूज्ड इन ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन एंड शिप टू शिप कम्युनिकेशन। अभी हम जो वेव प्रोपोगेशन हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक प्रोपोगेशन होता है ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, सो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो आपकी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट विल ट्रेवल अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ के कर्वेचर के साथ साथ ट्रेवल करती है, टिल्ट करती है साथ साथ में। जैसे कर्वेचर टिल्ट हो जाता है इसी तरीके से आपकी वेव भी टिल्ट हो जाती है। ठीक है, सो इस प्रोपोगेशन में जो फ्रीक्वेंसीज यूज की जाती है दैट इज़ वेरी लो फ्रीक्वेंसी एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आपने जो आपका AM ट्रांसमीटर होते हैं, AM जो रेडियो आपने सुना होगा एक्चुअली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो AM में भी हम जो फ्रीक्वेंसीज यूज़ करते हैं, आप अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पाओगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो रेडियो चलता है दैट इज़ 450 किलो हर्ट्ज टू 1650 मीन्स 1650 किलो हर्ट्ज तक। 450 किलो हर्ट्ज से 1650 किलो हर्ट्ज तक उसमें हम फ्रीक्वेंसी रेंज लेते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। ठीक है, एंड दीज 3 बैंड्स BLF, LF एंड MF, ठीक है, ये तीनों ही
हमारे यूज़ किए जाते हैं शिप टू शिप कम्युनिकेशन में। चूँकि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन में जो वेव होती है दैट विल ट्रेवल अलोंग द कर्वेचर ऑफ अर्थ, तो शिप में जो है कि जैसे शिप हमारा सी जो होता है समुद्र में बहुत दूर दूर तक एक्चुअली कोई एंटीना नहीं है, ठीक है। तो हमें इस तरह का कम्युनिकेशन चाहिए कि वो दो शिप्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने के बाद वो एक दूसरे को डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ द कर्वेचर ऑफ अर्थ, ठीक है। सो ऐसा कोई कम्युनिकेशन हो जिससे हमारा वेव जो है कि ट्रेवल करे अलोंग द कर्वेचर एंड कम्युनिकेशन भी हो जाए। तो जनरली जो यूज़ किया जाता है ये वाला प्रोपोगेशन, ये वाला जो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन शिप टू शिप कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है। आगे है हाई फ्रीक्वेंसी HF, दैट इज़ 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है ये दैट इज़ इन स्काई वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी स्काई वेव प्रोपोगेशन भी हम वेव प्रोपोगेशन में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, जो आपकी वेव है उसको आप जो है कि स्काई में आकाश में भेजोगे और वो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है एंड फिर वापस से हमें ग्राउंड पे मिल जाती है। इस तरीके से इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाएगी 3 मेगाहर्ट्ज़ टू 30 मेगाहर्ट्ज़। उसके आगे है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी में आता है 30 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 मेगाहर्ट्ज़। सो 300 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपन जो FM सुनते हैं, FM आपने देखा होगा दोस्तों, अराउंड 88 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर के 104 मेगाहर्ट्ज़ या 106 जो भी एग्जैक्टली ये जो रेंज है, तो इसमें FM में यूज़ की जाती है। एंड LOS कम्युनिकेशन, ठीक है। चूँकि स्काई वेव प्रोपोगेशन के बाद में हमारा एक लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आता है। चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा मीन्स 30 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा का सिग्नल अगर आपने लिया है दैट विल बी एबल टू पेनिट्रेट द एनोस्फियर, मीन्स वो एक लाइन ऑफ साइट में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ये वेव। तो सिमिलरली हम ग्राउंड पे भी, तो ग्राउंड टू ग्राउंड कोई भी अगर डायरेक्ट प्रोपोगेशन हमें करना है, डायरेक्ट लिंक हमें बनाना है दो स्टेशंस के बीच में, ठीक है। तो और दे कैन सी ईच अदर, मीन्स एक ट्रांसमीटर है, रिसीवर, और दोनों एक दूसरे को अगर देख पा रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं यूजिंग VHF फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज भी LOS में ही ट्रेवल करती हैं, ये भी याद रखना है। UHF के बाद में हमारी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3 गीगाहर्ट्ज़। सो इसके तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे। फिर आपके 300 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर आप जाओगे तो GSM 850, GSM 1900 मेगाहर्ट्ज़। तो GSM जो है कि इसमें यूज़ होता है। देन और भी बहुत सारे रडार्स में नहीं तो कुछ अपने अलग एविएशन जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उनके नेविगेशन में जो है कि कई सारी फ्रीक्वेंसीज यूज़ की जाती हैं। उसके बाद आता है आपका सुपर हाई फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ 3 गीगाहर्ट्ज़ टू 30 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। एंड देन है एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 30 गीगाहर्ट्ज़, इट एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। और इसको भी अगर हम बनाएं 30 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज़ तक अगर माने एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी, देन 300 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर भी अगर आपको डिवाइड करना है दैट इज़ ट्रेमेंडसली हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 300 मेगाहर्ट्ज़। सो इतना ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बैंड्स जो है कि आपको याद करने हैं दोस्तों, ये आपको समझ में आए होंगे। सो आपको याद होने चाहिए। इनमें जो सबसे कॉमनली यूज होते हैं और जो हमें एग्ज़ाम में लिखते हैं या जनरली कभी भी जब हमें किसी डिवाइस के बारे में पढ़ना होता है तो जनरली वेरी लो फ्रीक्वेंसी जो बैंड है यहाँ से लेकर के आपको अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो बैंड है, इन सब की फ्रीक्वेंसीज़ तो याद होनी चाहिए। जो वेरी लो फ्रीक्वेंसी से डाउन वाली फ्रीक्वेंसीज़ हैं ELF, SLF एंड ULF, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी, सुपर लो फ्रीक्वेंसी एंड अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी, ये तीनों बैंड जो है कि हमारे उतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। ऐसी कोई डिवाइसेस हम नहीं पढ़ेंगे, ना ही ऐसा कोई एंटेना पढ़ेंगे, क्योंकि एंटेना इनके लिए बनाना ही इम्पॉसिबल है एक्चुअली, ठीक है। एंड जो एक्चुअली जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से अबव जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जैसे हमारे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसके अंदर 300 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 3 गीगाहर्ट्ज़, मीन्स 1 गीगाहर्ट्ज़ इसमें इंक्लूड हो गई। तो 1 गीगाहर्ट्ज़ से अपर फ्रीक्वेंसीज जो हैं उनको हमने थोड़ा अलग डिवाइड किया है। एक्चुअली IEEE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स,
इस इंस्टीट्यूट ने जो है कि माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज़ के लिए अलग से सिंबल्स दिए हैं, एक लेटर से इनको जो है कि सिंबलाइज़ किया है। सो उन लेटर्स को भी हमें याद रखना है। इस लेटर्स का नाम दे करके इनके बैंड्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। सो इसको भी हमें याद में रखना है। जनरली ये माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी बैंड अकॉर्डिंग टू IEEE ये भी कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में। लाइक सी बैंड में सी बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, लाइक एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, इस तरह का क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और एप्लीकेशन के आधार पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी हो सकता है इस बार पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं, बिकॉज़ जो एग्ज़ाम्स होने वाली थी अभी तो कैंसिल हो चुकी हैं, मगर अगर होने वाली थी तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बार। सो देखिए ये बैंड्स को इस तरह से यहाँ डिवाइड किया गया है। एल, ठीक है, याद रखने का तरीका है LSCXQ ये आपको याद रखना होगा, एक तरीके से रट लेना होगा, ठीक है, कहीं मिस नहीं करना है कोई भी लेटर बीच में से। तो एल बैंड इज़ 1 GHz to 2 GHz फ्रीक्वेंसी रेंज, S is 2 to 4 GHz, C 4 to 8 GHz, X is 8 to 12 GHz, Q is 12 to 18 GHz, and K band is 18 to 27 GHz, and K band is 27 to 40 GHz. And above also more than 40 GHz, or also there are bands divided, but अपने इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं हैं। बस इतने जो हैं मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये अपने को याद हैं अगर, तो दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि एल बैंड मैंने आपको बताया 1 GHz से लेके 2 GHz, तो इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एप्लीकेशंस है, एक है IFF, दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, ठीक है। एक्चुअली ये एक डिवाइस होती है IFF, जो कि आपके एरोप्लेन्स में होती है, चाहे वो कोई भी एरोप्लेन हो, कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो, चाहे आपका मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो, फाइटर एयरक्राफ्ट हो, सारे एयरक्राफ्ट्स में एक डिवाइस होती है IFF, ठीक है, जिसके पास एक पर्टिकुलर कोड होता है, और कहीं भी वो लैंड करने से पहले या कहीं से भी गुजरने से पहले वो अपना एक कोड सेंड करता है स्टेशंस को, या उस पर्टिकुलर कंट्री में, किसी कंट्री में वो एंटर करेगा, या किसी की और दूसरी टेरिटरी में एंटर करेगा, या किसी स्टेशन पे, एयरवेज पे वो लैंड करेगा, उससे पहले वो एक कोड उस स्टेशन को देता है, ठीक है। तो वो कोड से हमें मालूम करते हैं कि वो जो आने वाला एयरक्राफ्ट है वो फ्रेंड है या फो, मतलब दुश्मन, ठीक है। सो ये IFF डिवाइस इसको यूज किया जाता है कि जो आने वाला टारगेट है या जो भी एयरक्राफ्ट आ रहा है, दैट इज़ फ्रेंड, वो फ्रेंड है या फिर हमारा फो है या दुश्मन है, ठीक है। सो IFF डिवाइस होती है। इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होता है स्टेशन बिटवीन द स्टेशन एंड द एयरक्राफ्ट, दैट विल उसमें जो फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है दैट इज़ 1 GHz to 2 GHz, ठीक है, दैट इज़ एल बैंड इज़ यूज्ड एक्चुअली। इसी तरीके से DME एंड टेक्कन, DME इज़ द डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट्स, ये भी आपके एयरक्राफ्ट्स में होते हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट्स में होते हैं। टेक्कन इज़ टैक्टिकल एयर नेविगेशन, ये जो है कि आपके मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के अंदर होते हैं। इन दोनों का ही उपयोग जो है कि आपके एयरक्राफ्ट का स्टेशन से दूरी मेज़रमेंट करने में, और उसका जो एंगल है बियरिंग, एक बियरिंग बोलते हैं एक्चुअली, दैट इज़ एंगल विद रेस्पेक्ट टू द ट्रू नॉर्थ, ठीक है। ट्रू नॉर्थ को 0 मानते हैं एक्चुअली, और ट्रू नॉर्थ से किस एंगल पे हमें जाना है, क्या एग्जैक्टली सही है नहीं है, वो सारा मेज़र करने के लिए DME एंड टेकन, डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट एंड टैक्टिकल एयर नेविगेशन, ये चीज़ यूज की जाती है, ये डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन होता है वो एल बैंड में होता है। इसी तरीके से GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज़ GSM में भी आप जानते हो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, आजकल अलग अलग बैंड यूज किए जाते हैं। GSM 850 मेगाहर्ट्ज़, GSM 1900 मेगाहर्ट्ज़, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, वो भी एल बैंड के अंदर आप कह सकते हो GSM 1900 मेगाहर्ट्ज़ एल बैंड के अंदर आता है, ठीक है। तो जो मोबाइल कम्युनिकेशन होता है उस GSM बैंड में होता है। इसी तरीके से S बैंड है 2 GHz to 4 GHz। इस बैंड का जो यूज़ है दैट इज़ जनरली सर्च के लिए एक्चुअली, ठीक है। सर्च से रिलेटेड है, यहाँ पे रडार जो होते हैं, सर्च रडार्स, ठीक है। एक्चुअली रडार्स अगर हम देखें तो मेनली उनके सर्चिंग के आधार पर, मीन्स वो किस तरह ट्रैक करते हैं
टारगेट को उसके आधार पर दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप में एक्चुअली, दैट इज़ सर्च रडार एंड अनदर वन इज़ ट्रैकिंग रडार। ठीक है, तो सर्च रडार होता है जो कि 360 एंगल डिग्री पे चारों तरफ जो है कि अपने चारों तरफ सर्च करता है, कंटिन्यूसली उसको ट्रैक नहीं करता है ट्रैक को। ठीक है, हर एक राउंड में एक बार वो डिटेक्ट करेगा एंड नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से राउंड होगा तो अगेन डिटेक्ट करेगा, कंटिन्यूसली ट्रैक नहीं करता है। बट कुछ रडार्स होते हैं जो ट्रैकिंग जिनके यूज़ से हम मिसाइल फायर करते हैं एक्चुअली, वो कंटिन्यूसली ट्रैक करते हैं। ठीक है, सो सर्च रडार जो होते हैं जनरली एस बैंड यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी 2 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ की जाती है। अनदर वन है, नेक्स्ट है सी बैंड। सी बैंड इज़ 4 गीगाहर्ट्ज़ टू 8 गीगाहर्ट्ज़। हमने सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑलरेडी 3rd ईयर में हम पढ़ेंगे एक्चुअली, और मैंने अभी रिसेंटली उसके वीडियोज़ अपलोड किए हैं। सो उसके अंदर मैंने बताया है कि जो सी बैंड है सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसमें भी आपका जो अपलिंक एंड डाउनलिंक फ्रीक्वेंसीज हैं दैट इज़ 4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 6 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, अपलिंक ज़्यादा होती है एंड डाउनलिंक कम होती है, दैट अपलिंक इज़ 6 गीगाहर्ट्ज़ एंड डाउनलिंक इज़ 4 गीगाहर्ट्ज़ लाइक दैट। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सी बैंड। एंड देन एक्स बैंड इज़ 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़, ये मिलिट्री रडार्स में यूज़ होता है। ठीक है, रडार्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। रडार्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इनका फुल फॉर्म है, एंड इनका जो उपयोग है वो ये समझ लीजिए कि जो हमारे चारों तरफ आसमान के अंदर चाहे ग्राउंड रडार्स भी होते हैं और तो जो आसमान में जो भी टारगेट्स घूम रहे होते हैं, कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है या कोई और रॉकेट जा रहा है, उन सबको जो है डिटेक्ट करने के लिए कि ये हमारे चारों तरफ आसमान में कोई हमारे ऊपर अटैक करने तो नहीं आ रहा है इस तरीके से, तो वो एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, उनको रोकने के लिए हमें रडार्स की आवश्यकता पड़ती है। रडार इज़ लाइक ए आई। ठीक है, ये एक आँख की तरह है जो चारों तरफ देख सकती है। ठीक है, और इसकी रेंज जो है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रडार्स, अलग अलग रेंज के रडार होते हैं। कई रडार्स होते हैं जिनकी जो रेंज होती है 100 किलोमीटर तक देख सकते हैं, 200 किलोमीटर तक भी इसकी रेंज हो सकती है, 400 किलोमीटर तक से भी इनकी रेंज हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है इनके टाइप पे एक्चुअली, किस तरह का रडार है, ट्रांसमीटर कितना पावरफुल है। ठीक है, कवरेज एरिया कितना है, इन सब के आधार पर उनकी रेंज अलग अलग हो सकती है। सो मिलिट्री रडार्स में जनरली जो रडार यूज़ की जाती है फ्रीक्वेंसी 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़। ऐसा नहीं है कि सी बैंड यूज़ नहीं होगा रडार्स में, या एस बैंड सर्च रडार में यूज़ हो रहा है। सी बैंड इज़ ऑल्सो इज़ बीइंग यूज्ड इन सम रडार्स एक्चुअली। सो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बट फिर भी अगर आप कहोगे कि एक्स बैंड इज़ बीइंग यूज्ड इन मिलिट्री रडार्स, एक्स बैंड को यूज़ किया जाता है मिलिट्री रडार्स, तो ये गलत नहीं है। ठीक है, बिकॉज ये बैंड्स जो है काफ़ी बड़े हैं। जो बैंडविड्थ है, जैसे एक्स बैंड की बैंडविड्थ है 8 to 12 गीगाहर्ट्ज़, तो ये बहुत बड़ी एक बैंडविड्थ है। इसके अंदर बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। सो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम कहीं रडार पे भी यूज़ कर सकते हैं और या किसी अन्य एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है क्यू बैंड इज़ 12 गीगाहर्ट्ज़ टू 18 गीगाहर्ट्ज़। दैट इसका मेन जो उपयोग है, इसके अंदर जो DTH आता है एक्चुअली, डायरेक्ट टू होम सर्विस, जो हमारा टीवी ब्रॉडकास्टिंग है, सैटेलाइट से टीवी ब्रॉडकास्टिंग होता है, उसके अंतर्गत जो कि क्यू बैंड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से आगे के बैंड है 18 to 27 गीगाहर्ट्ज़, एंड उसके बाद है का बैंड 27 गीगाहर्ट्ज़ टू 40 गीगाहर्ट्ज़। उसके बाद भी डिवाइड किया गया है, बट उन सब के बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आए होंगे। ये बैंड्स आपको याद रखने हैं। जो नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपसे किसी भी बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज पूछा जा सकता है, पूछ लिया जाएगा जैसे सी बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, तो आप बताओगे 4 to 8 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको यहाँ बता रहा हूँ। जनरली क्वेश्चन पूछ लिया था सैटेलाइट कम्युनिकेशन में कौन सा बैंड यूज किया जाता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड यूज किया जाता है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ सी बैंड आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।